मेरा नाम रमेश है। मैं एक बड़े संयुक्त परिवार का बेटा था, जहाँ दादा-दादी, चाचा-चाची और 4 छोटे बच्चे, 3 बेटियाँ और 1 बेटा, सभी एक ही छत के नीचे रहते थे। इस भीड़-भाड़ वाले घर में मेरा अपना बेटा आदित्य एक अजीब-सी खामोशी ओढ़े रहता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, हमेशा क्लास में टॉप करता। उसकी आंखों में देहरादून के कॉलेज में जाने का सपना चमकता था और हम सबको उस पर बहुत गर्व था। पर आदित्य का एक और पहलू था, जिससे मैं अक्सर चिढ़ा रहता था। वह हमेशा अपने मोबाइल या लैपटॉप में घुसा रहता, घंटों स्क्रीन पर घूरता रहता, जैसे उसकी दुनिया उसी छोटी सी चमकती हुई खिड़की के पीछे बसी हो। मैं परिवार के किसी सदस्य से मुश्किल से बात करता। जब भी मैं उसे देखता, या तो वह हेडफोन लगाए होता या उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रही होती। मुझे लगता था कि वह हमें अनदेखा कर रहा है, हमसे दूर जा रहा है। मैं अक्सर उसे डांटता, आदित्य, कितनी देर तक इस फोन में घुसा रहेगा? जरा घर परिवार पे ध्यान दे ले, कुछ काम कर ले। दिन भर बस स्क्रीन के आगे बैठा रहता है। मेरी आवाज में झुंझलाहट होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे सही रास्ते पर ला रहा हूँ। मुझे यह भी लगता था कि शायद वह मेरी डांट के कारण ही शांत रहता है और मैं उसे ज़्यादा डांटना नहीं चाहता था। पर मेरी झुंझलाहट कभी-कभी मुझ पर हावी हो जाती थी। उसकी खामोशी को मैं उसकी बेरुखी मानता था। घर के बाकी सदस्य भी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। दादा-दादी उसे टीवी देखने को कहते, चाचा-चाची उसे खेलने के लिए बुलाते, पर वह हमेशा मना कर देता। छोटे भाई-बहन भी उसके पास आते, पर वह उन्हें अनदेखा कर देता। सबको लगता था कि वह अपनी पढ़ाई में इतना डूबा है कि उसे किसी और चीज़ की सुध नहीं। कुछ दिनों से आदित्य और भी ज़्यादा गुमसुम हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह कभी-कभी रात में अचानक चौंक कर उठ जाता था। मैंने देखा था कि वह छत पर अकेला बैठा रहता, देर रात तक। मैंने 1-2 बार पूछने की कोशिश भी की, सब ठीक है ना बेटा? पर वह बस गर्दन हिला देता। मुझे लगा कि वह कॉलेज जाने से पहले की चिंता है या पढ़ाई का दबाव। मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, यह सोचकर कि वह बड़ा हो रहा है और उसे अपनी जगह चाहिए। और फिर वह मनहूस दिन आया। शाम का समय था। घर में सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। आदित्य अपने कमरे में था। अचानक छत से एक तेज धमाके की आवाज़ आई। घर में सन्नाटा छा गया। मेरे पास एक लाइसेंस पिस्टल थी, जिसे मैं अपने कमरे की अलमारी में रखता था। मेरा दिल दहल गया। मैं भागा-भागा छत पे गया। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कँपा दी। आदित्य वहाँ ज़मीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और पास ही मेरी पिस्टल पड़ी थी। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बेटा, मेरा होनहार बेटा, जिसने देहरादून जाने का सपना देखा था, वह अब नहीं रहा। घर में चीख-पुकार मच गई। पुलिस बुलाई गई। हर कोई सदमे में था। पुलिस की शुरुआती जांचें में हर उँगली मेरी तरफ उठ रही थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि परिवार के कुछ सदस्य भी दबी आवाज़ में यही कह रहे थे कि मेरी लगातार डाँट-फटकार ही उसकी आत्महत्या का कारण बनी। मुझे भी यही लगा कि शायद मैं ही गुनहगार हूँ। मैं टूट गया था। मेरे अंदर गिल्ट का पहाड़ खड़ा हो गया था। मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाया, उसे प्यार नहीं दे पाया। यही विचार मेरे मन में घूम रहे थे। पुलिस ने आदित्य के लैपटॉप और मोबाइल की जांच शुरू की। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई धमकी भरा मैसेज नहीं। पर एक अनुभवी साइबर क्राइम अधिकारी ने कुछ अजीब फाइलें देखीं। ये फाइलें एक बेहद गुप्त और डरावने ऑनलाइन गेम से संबंधित थीं, जिसे द शो ऑफ द वॉइड कहा जाता था। वह कोई सामान्य गेम नहीं था। यह एक डार्क वेब पर आधारित गेम था, जिसमें खिलाड़ियों को खतरनाक और जानलेवा चुनौतियां दी जाती थीं। हर चुनौती पूरी करने पर एक वर्चुअल रिवॉर्ड मिलता था और आखिरी चुनौती होती थी अल्टीमेट सेक्रीफाइस। जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले सच सामने आते गए। आदित्य पिछले कई महीनों से इस गेम की लत में फंसा हुआ था। उसकी रातों की नींद हराम थी, क्योंकि उसे गेम के लेवल पार करने थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, उसकी थकान और उसकी खामोशी, ये सब
पढ़ाई के दबाव या मेरी डांट के कारण नहीं थे, बल्कि एक घातक लत के परिणाम थे। पुलिस को उसके लैपटॉप में आखिरी लॉगिन हिस्ट्री मिली। उसके गेम के चैट्स में उसने कुछ प्लेयर से बात की थी जो उसे अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए उकसा रहे थे। उस रात उसने फाइनल लेवल खेलने की कोशिश की थी। गेम की आखिरी चुनौती में उसे अपने डर को ख़त्म करना था और उसी में उसे एक हथियार का इस्तेमाल करना था। वह पिस्टल मेरी नहीं थी, बल्कि वह गेम के भीतर एक वर्चुअल हथियार था जिसे उसे एक्टिवेट करना था। लेकिन गेम की इंटेंसिटी और उसके दिमाग पर गेम के गहरे असर ने उसे वास्तविकता और आभासी दुनिया के बीच का अंतर पहचानने नहीं दिया। उसने अपने दिमाग में उसी आभासी हथियार को असली समझ लिया था। मेरी दुनिया फिर से उजड़ गई, पर इस बार अलग तरीके से। मुझे पता चला कि मेरा बेटा किसी मानसिक बीमारी या मेरी डांट के कारण नहीं मरा था, बल्कि एक डिजिटल शैडो का शिकार हुआ था। एक ऐसी दुनिया का जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी पुरानी सोच में फंसा रहा, उसे सिर्फ डांटता रहा, पर कभी उसकी असली दुनिया में झांका ही नहीं। उसकी खामोशी और फ़ोन की लत को मैंने अनुशासनहीनता माना, जबकि वह एक अदृश्य जाल में फंस रहा था। परिवार सदमे में था। चाचा-चाची, दादा-दादी, यहाँ तक कि छोटे भाई-बहन भी, जो आदित्य से हमेशा कटे-कटे रहते थे, अवाक थे। उन्हें भी एहसास हुआ कि वे उसे समझ नहीं पाए। प्रिया, उसकी छोटी बहन, जो अक्सर उसके फ़ोन चलाने पर चिढ़ती थी, फूट-फूट कर रो रही थी। यह घटना पूरे शहर के लिए एक सबक बन गई। मुझे एहसास हुआ कि नई पीढ़ी का ऐसी दुनिया में जीना जिसे उसके माता-पिता पूरी तरह से नहीं समझ पाते, ये काफ़ी संवेदनाशील है। उसकी खामोशी हमेशा बगावत नहीं होती और उनकी स्क्रीन पर टकटकी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। कभी-कभी उस आभासी दुनिया में ऐसे भयानक गड्ढे होते हैं जिनमें हमारे बच्चे बिना हमारी जानकारी के गिर जाते हैं। आज जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ, तो मैं हर बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ। उनके मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ। यह कहानी मेरे लिए सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक सबक थी। अपने बच्चों को समझो, उनसे बात करो, उनकी खामोशी में छिपे सच को पहचानो, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े खतरे वे नहीं होते जो सामने दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमारी आँखों के सामने एक छोटी-सी स्क्रीन के भीतर पल रहे होते हैं। धन्यवाद।